सनातन धर्म वालों से कभी प्रेम रहा ही नहीं। और आज ये लक्ष्मी गणेश की और इस तरह की बातें करके, और कई आदमी आपने देखे होंगे कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनना शुरू कर दिया है, और उनके बैठने की मुद्रा आज भी वही है। इन्हें ये मालूम नहीं कि सनातन धर्म में पूजा के समय पर किस प्रकार से बैठा जाता है। अभी करोड़ों रुपए के घूस के अंदर इन्हीं के पार्टी के नेता अभी गिरफ्तार हुए हैं। और शर्म की बात तो ये है कि टिकटों की घूस गुजरात तक जाकर के असर दिखा रही है। हमारे साथ ही के विधायक गुलाब सिंह जी ने वहाँ किसी महिला को टिकट का आश्वासन दे करके उनका शारीरिक शोषण तक कर दिया। इससे ज़्यादा डूब के मरने की और क्या बात होगी। पानी का बिल ये कह रहे थे इतने लीटर फ्री देंगे, इतने लीटर फ्री देंगे, तो कौन सा अपना लीटर हमारे पास आ रहा है। हमारे से पैसे ले लो, कम से कम पानी तो दे दो। 40,000 करोड़ रुपए हमारे निगम पार्षदों का इसने अपना जो सैंक्शन करना था वो सैंक्शन नहीं किया, और जानबूझकर इसने लास्ट मोमेंट पर बदनाम करने की कोशिश करी हमारे पार्षदों को। जैसा दिल्ली में दिखा के गया था वैसा वहाँ भी इसने जाकर के दिखाए, और आज दिल्ली वाले लोग भी गाली बक रहे हैं, और अब इतनी जल्दी पंजाब में भी इसका चेहरा नंगा हो चुका है। आज पंजाब के लोग भी गालियाँ बक रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। दिल्ली में एमसीडी चुनाव हैं और एमसीडी चुनाव काफ़ी दिनों के बाद हुए हैं, और साथ में गुजरात के भी चुनाव अभी चल रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ पर दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपना विस्तार भी किया है, पंजाब में सरकार बनाई, अब गुजरात में भी चुनाव लड़ रहे हैं। और वहाँ पर लोगों को कहते हैं कि दिल्ली वालों से पूछिए दिल्ली में क्या हालात हैं, उसके बाद हमें गुजरात में वोट दीजिए। तो अभी हम दिल्ली में हैं, उत्तम नगर में 115 वार्ड नंबर है। राजेश जी हमारे साथ हैं जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, यहाँ पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कैसे ये चुनाव को फाइट कर रहे हैं और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राजेश जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर। मैं नमस्कार करता हूं रोहित जी आपको, और धन्यवाद आपके चैनल हिंदुस्तान 9 का, जिन्होंने एक आवाज़ को उठाने का संकल्प लिया है और जन जन तक आप ये आवाज़ पहुंचा रहे हैं। राजेश जी, चुनाव काफ़ी दिनों बाद हुआ, अड़चने लगी, सारी चीज़ें हो रही थी, और आपकी पार्टी पर आरोप लग रहे थे, आप चुनाव ही नहीं कराना चाहते, चुनाव से आप डर चुके हैं। लगातार आरोप थे कि केजरीवाल जी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी अब मुझसे डरते हैं, इसलिए एमसीडी के चुनाव नहीं कराना चाहते, चुनाव में हार का काफ़ी डर है। इतनी देरी क्यों हुई चुनावों में कि एमसीडी का आपको पूरा स्ट्रक्चर ही बदलना पड़ गया? सारे के सारे स्ट्रक्चर आपने बदल दिए। चुनाव तो रोहित जी अपने समय पे हो ही रहे हैं। केजरीवाल जिस तरीके से चाह रहा था कि मैं जब चाहूँ जो चीज़ चाहूँ उस तरीके से हों, सभी चीज़ें हों, तो जहाँ तक डरने का सवाल है, आज पूरा देश हमारा मोदी जी के साथ खड़ा है और पूरा विश्व हिंदुस्तान से डर रहा है। तो एक छोटी सी पार्टी और एक छोटा सा नाम केजरीवाल से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से डरने का अपना ये कह रहा है, और कौन से एंगल से कह रहा है, जिसका पार्लियामेंट के अंदर आज एक भी मेंबर नहीं है, और वो कह रहा है केजरीवाल अपना ये हमारे मोदी जी उससे डर रहे हैं। तो ये सिर्फ हास्यप्रद बातें हैं, और इसके अंदर इसके अलावा कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आती। राजेश जी, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, सच्चाई तो ये भी है कि पंजाब में सरकार बनाई केजरीवाल जी ने, दिल्ली में उनकी सरकार थी, उसके बाद पंजाब में गए और वहाँ पर सरकार बनी। उसी के साथ एमसीडी चुनाव होते तो शायद कुछ प्रभाव उसका दिल्ली में पड़ जाता। पंजाब के अंदर सरकार बनना, हमारा वहाँ पर कोई वोट अपना प्रतिशत कम नहीं हुआ है। हमारा पूरा वोट पंजाब के अंदर आज भी है। ये सिर्फ कांग्रेस मुक्त भारत जिस तरीके का अभियान था, तो उसने भी कुछ कांग्रेसी उनको हटाया है। हमारा कहीं इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है पंजाब के अंदर, और हमारे कार्यकर्ता आज भी हमारी पार्टी के प्रति पूरा कॉन्फिडेंट हैं। और अब जिस भी इसने फ्री के वहाँ पे लोगों को सबज बाग दिखाए, बिजली के, पानी के, जैसा दिल्ली में दिखा के गया था वैसा वहाँ भी इसने जाकर के दिखाए, और आज दिल्ली वाले लोग भी गाली बक रहे हैं, और अब इतनी जल्दी पंजाब में भी इसका चेहरा नंगा हो चुका है। आज पंजाब के लोग भी गालियाँ बक रहे हैं कि ये सब हमने गलती कर दी, भूल कर दी। आपकी पार्टी ने एमसीडी, देखिए एमसीडी पहले राज्य सरकार के अंतर्गत काम करती थी, उनके साथ मिलकर काम करती थी, अब इसमें बदलाव हुए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इसमें काम होगा। ऐसा क्या था कि राज्य सरकार से सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं कि छीनने की कोशिश कर रहे हैं, केजरीवाल जी के हाथ में कुछ रखना नहीं चाहते? कहाँ गड़बड़ लगी एमसीडी में कि अब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लेके जाना चाहते हैं?
केजरीवाल से कोई राजनीतिक इस तरह की कोई केंद्र सरकार की हमारी दुश्मनी नहीं है, भाजपा की दुश्मनी नहीं है। और भी काफ़ी राज्य हैं जहाँ पर इस तरह का अपना निगम चल रहे हैं। पर जिस तरीके से इसने सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे निगम में सरकार चल रही थी, एक ओछी राजनीति के रूप में उसने उस चीज़ को अपना साबित किया। 40,000 करोड़ रुपए हमारे निगम पार्षदों का इसने अपना जो सैंक्शन करना था वो सैंक्शन नहीं किया, और जानबूझकर इसने लास्ट मोमेंट पर बदनाम करने की कोशिश करी हमारे पार्षदों को। देखो जी क्या हो रहा है, पेंशनें हम नहीं दे पा रहे, तनख्वाहें हम नहीं दे पा रहे, कोई विकास कार्य हम नहीं कर पा रहे थे। और ये 40,000 करोड़ रुपया इसने ले जाके पंजाब में लगाया। ये सारा यहाँ दिल्ली की जनता का अधिकार था जो पंजाब में ले जा करके इसने ये चुनाव लड़ा है। जवाब देना होगा इसको दिल्ली की जनता को। फ्री का बिजली, फ्री की पानी, कैसे पार पाएंगे इन सब चीज़ों से? जिसके घर में 200 यूनिट फ्री मिल गई, फ्री का पानी मिल गया, उसको तो वापस लेके आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फ्री वाले तो फ्री वालों के साथ चले जाएंगे। आप कैसे चुनाव में आगे बढ़ पाएंगे इन सब चीज़ों के साथ? जो फ्री का इसने ढकोसला किया था, जिस फ्री के अपना प्रलोभन के अंदर इसने हमारे काफ़ी भाई बंधुओं को भ्रमित किया, आज सभी लोग उस भ्रम से बाहर निकल चुके हैं। एक एक कमरे में रहने वाला आदमी और 5-5 हज़ार के 10-10 हज़ार के बिल इस तरीके के उसके पास आ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ अपना जनरेटर लगा लेगा, सोलर लगा लेगा, जब भी इतना बिल नहीं आएगा जितना फ्री का कहने के बाद 10-10 हज़ार रुपया सबसे वसूलना चाहते हैं। और मैं आपकी जानकारी में एक बार डाल दूँ, ये तो बिजली का सवाल है। पानी की लाइन मतलब पानी घर में नहीं आ रहा और बिजली का बिल मोटा मोटा आ रहा है। तो किस चीज़ का बिल दे रहे थे? पानी नहीं दे रहे और बिजली का बिल, पानी का बिल ये कह रहे थे इतने लीटर फ्री देंगे, इतने लीटर फ्री देंगे। तो कौन सा अपना लीटर हमारे पास आ रहा है? हमारे से पैसे ले लो, कम से कम पानी तो दे दो। आज सारी जनता इस बात से त्राहिमाम है कि सिर्फ अपना कागज़ों के अंदर फ्री बिजली, फ्री पानी, मौके पर हैं सारी परेशानी। तो इस तरह का नारा अब निकल के आ रहा है। तो देखो अपना 4 दिसंबर है, 4 दिसंबर को उल्टी गिनती इनकी शुरू होने वाली है। और जिस तरीके से निगम को परेशान करना चाहते थे, मजबूरन हमारे मोदी जी को, अमित शाह जी को ये निर्णय लेना पड़ा कि जिस प्रकार से ये अपना दलगत राजनीति पर उतर आया है, तो निगम को बचाने के लिए, अपने क्षेत्र की जनता को बचाने के लिए, उनकी सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तीनों निगम को एक कर करके और अपना बिल पास करके, और आज डायरेक्ट हमारा केंद्र सरकार के साथ निगम का संबंध रहेगा। इस मंशा के साथ उन्होंने कि इस तरह का बीच के अंदर कोई भी घोटालेबाज हमारे और निगम के बीच में नहीं रहेगा। और आज मैं आपको एक और प्रसन्नता की चीज़ बता देना चाहता हूँ। निगम के अंदर जिस तरीके से इसने पिछले हमारे पार्षदों को बजट दिए, जिस तरीके से इसने मजबूर किया, जिस तरीके से हमारे निगम के कर्मचारी परेशान हुए, और आज केंद्र सरकार से जब हमारा नाता जुड़ चुका है, हम पूरे विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस निगम के अंदर अगर पहले थैला भर अगर सहयोग आता था, तो आज संदूक भर भर के हमारे बीच में मोदी जी भेजेंगे। कोई समस्या ऐसी नहीं होगी जो निगम के माध्यम से हमारे क्षेत्र की हल ना हो। मनीष सिसोदिया जी को मैं अभी सुन रहा था एक दिन पहले, वो कह रहे हैं आज हमारी पार्टी का इतना विस्तार हो चुका है, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, दिल्ली में लाइन लग रही है टिकट लेने वालों की। हर कोई हमारी पार्टी से टिकट लेना चाहता है, हर कोई आम आदमी पार्टी का मेंबर बनना चाहता है, हर कोई आम आदमी पार्टी का हो जाना चाहता है। इतनी सब चीज़ें हो रही हैं, तो उन सब में कैसे देख रहे हैं? मनीष सिसोदिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनकी पार्टी की टिकट के लिए जो लाइन लगी हुई है, उस लाइन का उनका मकसद सिर्फ धन कमाना है। और जिस प्रकार से उन्होंने एक धन कमाने का एक काउंटर खोल दिया है कि ये लाइसेंस ले जाओ और अपना क्षेत्र में लग जाओ, और उस लाइसेंस के बदले इन्होंने जो फीस रखी है, अभी करोड़ों रुपए के घूस के अंदर इन्हीं के पार्टी के नेता अभी गिरफ्तार हुए हैं। और शर्म की बात तो ये है कि टिकटों की घूस गुजरात तक जाकर के असर दिखा रही है। हमारे साथ ही के विधायक गुलाब सिंह जी ने वहाँ किसी महिला को टिकट का आश्वासन दे करके उनका शारीरिक शोषण तक कर दिया। इससे ज़्यादा डूब के मरने की और क्या बात होगी? एक महिलाओं के साथ इस तरह का, आज हम नारी शक्ति को पूजनीय मानते हैं, दुर्गा मानते हैं, और ये किस रूप में देखते हैं सब आपके सामने है। सारे न्यूज़ आप भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, हम भी देख रहे हैं। शाहीन बाग जैसी चीज़ों को बढ़ावा देने वाले अब लक्ष्मी गणेश की बातें करने लग गए हैं। चुनाव से पहले कहा कि नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो लगवा दीजिए। कहीं ना कहीं ये बदलाव भी नज़र आ रहा है केजरीवाल जी में। निश्चित रूप से सभी पार्टियों के अंदर बदलाव नज़र आएंगे।
हमारे मोदी जी ने इनको मजबूर कर दिया है कि जो पैटर्न तुम लेकर के चल रहे थे, आज जनता उस पैटर्न को नकार चुकी है। या तो अपना लाइन पर आ जाओ, और नहीं तो फिर जनता जो आपको सबक सिखाती आ रही है, आप भी उसके शिकार बनेंगे। और एक ये नौटंकी है और कुछ नहीं है। आज भी अपना ये जिस तरीके की सुविधाएं दे रहा है, मैं किसी समुदाय विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, इसे कभी सनातन धर्म वालों से कभी प्रेम रहा ही नहीं। और आज ये लक्ष्मी गणेश की और इस तरह की बातें करके, और कई आदमी आपने देखे होंगे कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनना शुरू कर दिया है, और उनके बैठने की मुद्रा आज भी वही है। इन्हें ये मालूम नहीं कि सनातन धर्म में पूजा के समय पर किस प्रकार से बैठा जाता है। ये अंदर से जो हैं वही रहेंगे, बाहर सिर्फ अपना ये खाल पहनना चाहते हैं शेर की, और अंदर जो ये हैं उसमें पूरी जनता आज इनको पहचान चुकी है कि कोर्ट के ऊपर से जनेऊ कहाँ से आ गया, नोट पे लक्ष्मी गणेश का प्रचार कहाँ से आ गया। आज ये अपना अयोध्या की यात्रा फ्री कराने के, तो हमारे पीछे पीछे हमारी कॉपियाँ करने के चक्कर में लग रहे हैं। और जो इन्होंने कर रखे हैं उन कर्मों का जवाब कौन देगा। और छोड़ आज भी नहीं रहे, सिर्फ प्रैक्टिकली वही कर रहे हैं जो ये करते आ रहे हैं। भ्रमित कर रहे हैं सिर्फ इस चीज़ से जो इनके हाथ में चीज़ नहीं है, उस पर दिखा रहे हैं जी हम अपना जो है ये चाहते हैं। जो तुम्हारे हाथ में है वहाँ तुम क्या कर रहे हो, कहाँ पेंशनें दे रहे हो, किन कौन से धर्म के पुजारियों को तुम तनख्वाह दे रहे हो, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। ये तनख्वाह देते हैं वहाँ पुजारी कहाँ मौलवी होते हैं। मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, वो तो पुजारी कहेंगे ना दूसरे धर्मों के। अब हम उस शब्द को, इलेक्शन लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, हम सभी समाज को साथ लेके चलना चाहते हैं। ये अपनी गिरेबान में झाँक करके देखे कि इस तरह का फ़र्क क्यों कर रहा है। गुरुद्वारे में ग्रंथियों को क्यों नहीं दे रहा, हमारे मंदिर के पुजारियों को क्यों नहीं दे रहा। अगर स्पष्ट ही कहना है तो फिर अपना सिर्फ मौलवियों को ही क्यों दे रहा है। वो भी तो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वो भी हमारे भाई हैं, तो ये भाई नहीं है क्या। सिर्फ एक लक्ष्मी गणेश का एक उस पर वो देने के लिए स्टेटमेंट, और ये कहे जी सारे लोग मेरे साथ हो गए। और जो प्रैक्टिकली तुम्हारे पास जनता का पैसा है वो तुम किस साइड में दे रहे हो और किस साइड में रोक रहे हो, आज जनता सब जान चुकी है। तो उन चीज़ों का जवाब वो 4 दिसंबर को दिल्ली के अंदर इसे मिलने की शुरुआत हो गई। और इसके बाद हर स्टेप पर अब अपना जो है जितना इसने करना था दिल्ली में कर चुका, अब और करने की गुंजाइश। आज लगभग 15 दिन चुनाव में बचे हैं। आज की तारीख में चुनाव को कहाँ पर देख रहे हैं, कहाँ पर आपके वार्ड का चुनाव स्टैंड कर रहा है, किसी के साथ कंपटीशन मान रहे हैं, कौन सी पार्टी या कौन से कैंडिडेट के साथ अपना कंपटीशन आपको नजर आता है। चुनाव के अंदर जिस दिन हमारे सांसद जी ने मुझे आदेश दिया कि ये टिकट आप लेकर के जाओ, क्षेत्र के अंदर अपना काम करो, पूरे विश्वास के साथ उन्होंने मुझे यहाँ से भाजपा का प्रत्याशी बनाया है। और जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे यहाँ प्रत्याशी बनाया है, पिछले 45 सालों से मैं क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्य करता रहा हूँ। और उसी मेरे रिपोर्ट कार्ड पर, उसी छवि पर प्रवेश वर्मा जी ने, हमारे सांसद जी ने यहाँ मुझे टिकट दे के भेजा, मेरी पार्टी ने टिकट दे करके भेजा। और जैसे ही मेरा टिकट घोषित हुआ, इन किसी लोगों को ऐसा उम्मीद नहीं थी कि प्रवेश वर्मा जी राजेश अग्रवाल को भी टिकट दे सकती हैं। और ऐसे के अंदर जो दूसरी पार्टियों ने अब जिस तरीके से ये गिरफ्तार हो रहे हैं, जो जो इनकी नीतियां हैं, मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता कि कौन कैसे टिकट लाया होगा। जो इनका सिस्टम है उस सिस्टम से बाहर जाके तो टिकट देंगे नहीं, उसी सिस्टम के तहत इन्होंने टिकट दी होंगी। अब वो जिन्होंने केस दर्ज कराए हैं और जिनके पैसे लेकर के बैठ गए उन्होंने कह दिया, और जिनके कामयाब हो गए वो अपना जेब में गए इनकी। तो सवाल सिर्फ इतना है कि हर टिकट के अंदर अपने जो भी सौदेबाजियाँ कर रहे हैं, किसी के छवि से इनको कोई मतलब नहीं है, किसी का व्यवहार से कोई मतलब नहीं है, किसी के कार्यकाल से कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो काउंटर खोल रखा है कि बताओ एक के दो अपना इस तरीके से करते हैं। वो सिर्फ बोलियाँ लग रही हैं और कुछ नहीं हो रहा। राजेश जी, वार्ड वासियों को कोई संदेश, कोई मैसेज, कोई अपील करना चाहेंगे दिल्ली वासियों को? दिल्ली वासियों के लिए तो अपील हमारे बड़े नेता करेंगे। मैं तो वार्ड में मेरी जिम्मेदारी लगी है, 60-70 हज़ार मेरे मतदाता हैं। पहले तो मैं अपने क्षेत्र को संभाल लूँ, दिल्ली मेरे बड़े नेता हैं संभालने के लिए। तो मेरा तो संदेश यही है कि जो भी मैं अपने लोगों को मिल रहा हूँ, जितना भी मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, तो सभी का एक ही मेरा संदेश रहता है कि आप निगम पार्षद के साथ साथ अपना एक भाई चुन रहे हैं, अपना एक बेटा चुन रहे हैं, जो मेरे से
बच्चों समान है, वो अपना चाचा मान लें, ताऊ मान लें। जो भी सेवाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो मैं कहूँगा वही करूँगा। आपके बीच में आकर के जो भी आपके अधिकार हैं, अपने ऑफिस का चक्कर नहीं कटवाऊँगा। सभी ऑफिसरों को लेकर के आप ही के कॉलोनी में, आप ही के क्षेत्र में सबके साथ बैठ कर के काम करना चाहता हूँ और उसी तरीके से मैं काम करूँगा। और इसके अलावा एक चीज़ मैंने अपने सभी क्षेत्र वालों को और कही है, जो मेरी अपनी इच्छा थी, मंशा थी। अक्सर चुनाव में काम करने वाले कार्यकर्ता एक नेता पर विश्वास करते हैं कि हमने इसको वोट दे दिया और ये हमारे सभी काम करेंगे। तो मेरा एक मानना ये है कि आज 115 वार्ड के अंदर जो मेरे परिवार की तरह मेरे साथ लगे हुए हैं, जो मेरे पार्टी के सिपाही इतने मेरे साथ लगे हुए हैं, तो मैं उनको एक बात पूछता हूँ, क्या हमारा कारोबार भी सारा मेरे वार्ड में है क्या? मेरे वार्ड से भी बाहर भी तो उनके कारोबार होंगे। तो मैं कहा वहाँ अगर तुम्हें कोई परेशानी आती है, अगर वहाँ के निगम पार्षद पे तुम जाते हो तो स्पष्ट तौर पे वो कह देगा जी आप तो मेरे वोटर ही नहीं हो, आपसे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? मेरे पास आए और मैं कह दूँ जी मेरा क्षेत्र नहीं है, तो पल्ला मैं भी झाड़ सकता हूँ। पर मैंने उनको एक वायदा किया है, क्षेत्र मेरा हो ना हो, आपने आज मुझे सपोर्ट किया है, आज आपने मुझे बच्चा माना है, मुझे बेटा माना है, तो ये बेटे का धर्म मैं लास्ट तक निभाऊंगा। जहाँ भी आपकी फैक्ट्री मेरे से बाहर, मेरे वार्ड से बाहर भी है, कहीं भी इंस्पेक्टर को नाजायज़ तंग कर रहा है, तो मैं आपके लिए जा कर के लड़ूंगा। मेरी पार्टी का क्षेत्र मेरा वार्ड नहीं है, मेरी पार्टी का क्षेत्र पूरी दिल्ली है। मेरे सांसद का क्षेत्र कोई मेरा वार्ड नहीं है, मेरे सांसद के इस तरह के 40-45 वार्ड मेरे सांसद के क्षेत्र में हैं। तो जहाँ भी मुझे निवेदन करना होगा, मेरा विशाल परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से, मैं आपके साथ चल करके, आपके साथ खड़ा होकर के अपनी गाड़ी में आपको लेके जाऊँगा और आपकी समस्या को हल करा के आऊँगा। इस बात से मैं हमेशा साथ रहूँगा कि जो भी बनाऊँगा मैं एक परिवार बनाऊँगा। निगम की सीट तो बात है, मेरे सभी साथी, सभी भाई लगे हुए हैं, सभी का मुझ में विश्वास है। और मेरे सामने हकीकत यह है, किसी दूसरे प्रत्याशी का कोई नाम भी नहीं लेता कि दूसरा कौन लड़ रहा है, उससे कैसे विजयश्री होगी, उस बात का ना मैं चर्चा करता, ना मेरे साथी चर्चा करते, और ना ही कोई क्षेत्र के अंदर चर्चा कर रहा कि कौन है, क्या नहीं है। तो ये सब लोग जानते हैं आम आदमी पार्टी कैसे कैसे टिकट दे रही है, क्या उनकी छवि है, क्या नहीं है, हमें बताने की जनता को कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही। मुझे लोग कहते हैं उसकी ऐसी छवि है, मैं कहा भगवान पे छोड़ दो, वो अपना परिवार भुगतेगा, उनके वो भुगतेंगे जैसी भी होगी, पर लोगों को ना भुगतना पड़े उन लोगों को। बस इतना ध्यान रखो, आपका भाई आपके बीच में आ रहा है, आपके काम करेगा। धन्यवाद, आपको हमारी शुभकामनाएं। देखिए, राजेश जी से हम बातचीत कर रहे थे और इन्होंने तमाम चीज़ों के जवाब दिए और अपनी बातें भी रखी। हालांकि हम भी जो इन्होंने बातें कही हैं कि ये चुनाव में जीत रहे हैं, इनको समर्थन मिल रहा है, कोशिश करेंगे इनके वार्ड से लोगों के जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करें, उनसे जाने माहौल क्या है। उनके पास हम जाएंगे, आपको वीडियो भी दिखाएंगे और इनसे भी हम चुनाव के बीच में मिलते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।